दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे साथ थे डॉक्टर एनसी शाह और डॉक्टर हरीश वर्मा, जिन्होंने हमें जानकारी दी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। परंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शाह, डॉक्टर वर्मा, वेलकम टू आवर स्टूडियो वंस अगेन। पिछले एपिसोड में हमने बात की अल्सरेटिव कोलाइटिस की। आज इस चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर शाह, आप दोनों ने जो बीमारियां बताई उनके कई लक्षण सेम थे, पर एक ऐसी बीमारी भी है जिसका नाम भी काफ़ी सेम होता है। तो एक लेमैन, मैं बात कर रही हूँ अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो एक लेमैन या आम आदमी कैसे जान सकता है इन दोनों का डिफरेंस? देखिए, अल्सर का मीनिंग होता है जख्म। तो जख्म बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जैसे मुंह में अल्सर हो जाते हैं, उसको भी हम अल्सर कहेंगे, जो बकल कैविटी के अल्सर हैं। तो अल्सर में हो सकते हैं, इसोफेगस में, अल्सर स्टमक में या ड्यूडेनम में भी हो सकता है, अल्सर बड़ी आंत में भी हो सकते हैं। तो जिस तरह का अल्सर होता है उस तरह के डिजीज़ का नामकरण होता है। जैसे अगर ड्यूडेनम में अल्सर है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे, अगर कोलन में अल्सर है तो उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहेंगे। अल्सर का मीनिंग तो जख्म है। अब ये जख्म क्यों होते हैं, इसके कारण अलग अलग हैं। जैसे अभी एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि स्टमक में जो अल्सर होते हैं वो एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एक एच पाइलोरस नाम से एक बैक्टीरिया होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरस कहते हैं, उसकी वजह से स्टमक में अल्सर हो जाते हैं। हालांकि 90 से पहले जितनी मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स भी हैं उनमें एच पाइलोरस का जिक्र नहीं आता था। उस समय ये कहा जाता था कि जो स्टमक में अल्सर होते हैं वो ज़्यादातर गरम मिर्च मसाले खाने से, शराब पीने से, मेडिसिन जैसे एस्प्रिन, ब्रूफन, इस तरह की दवाइयों को लेने से, ज़्यादा चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से अल्सर हो सकते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जिन्हें अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने यह प्रूव किया कि अल्सर्स 50% केसेस में हेलिकोबैक्टर पाइलोरस की इन्फेक्शन से हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक आज का विषय अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर क्यों होते हैं इसका अभी तक नहीं पता लगा। पेप्टिक अल्सर एक अलग बीमारी है जो जिसे हम ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर में लेते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस एक अलग बीमारी है। यह क्या इन्फेक्शन से प्रेसिपिटेट होती है या किसी तरह के खाने से प्रेसिपिटेट होती है या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से होती है, इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये भी देखा गया सब कि जैसे एमीबिक डिसेंट्री है या एमीबिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, और जैसे बैसिलरी डिसेंट्री है, तो जनरली क्रॉनिक स्टेज में हमने ये देखा है कि जनरली एमीबिक डिसेंट्री ही क्रॉनिक हो जाती है। और जहाँ तक देखा है बैसिलरी डिसेंट्री का जो पार्ट आता है वो एक कुछ टाइम के लिए वो रहती है, उसके बाद में बार बार इसका अटैक जो है इस तरह से नहीं आता जैसे कि एमीबिक डिसेंट्री का होता है। अमीबिक डिसेंट्री एक अलग डिजीज़ है, अलग उसके सिम्टम्स हैं, और बैसिलरी डिसेंट्री अलग है और उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक अलग बीमारी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबाइसिस और बैसिलरी डिसेंट्री में क्लिनिकली बहुत थिन मार्जिन होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कोलोनोस्कोपी द्वारा या सिग्माइडोस्कोपी द्वारा उसका टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स को हम कई बार थेरापेटिक टेस्ट करते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा रोग है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। यदि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट का डायरिया ठीक हो जाता है। इसे हम थेरापेटिक टेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं, यदि वो स्टीरॉयड लेते हैं तो स्टीरॉयड से उनका डायरिया ठीक हो जाता है। हालांकि स्टीरॉयड कोई डायरिया की दवाई नहीं है, वो इम्यूनोसप्रेसिव का काम करती है। तो इसी तरह लेकिन पेशेंट्स को अमीबाइसिस या बैसिलरी डिसेंट्री के केसेस में स्टीरॉयड से फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह इसे हम थेरापेटिक टेस्ट कह के भी डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में इम्यूनो मॉड्यूलरी मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा करती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोग में। यस डॉक्टर वर्मा, आपने जो ये डायग्नोस के सिस्टम्स बताए अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, तो ये क्या बहुत लंबा सिस्टम है बाय द टाइम कि आपको पता चले कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है?
देखिए, आजकल मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल होने की वजह से हम इस तरह के डायग्नोस्टिक मेथड्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में तो जो डायग्नोसिस होता है वो वात पित्त कफ के आधार पर ही होता है। हम रोगी के दोषों की अंशांश कल्पना करते हैं। हम यह देखते हैं कि कौन सा दोष, कौन सी बायो एनर्जी बॉडी में बढ़ गई है जिसकी वजह से रोग हुआ है। बहुत सारे हमारे वैद्य लोग तो नाड़ी देख करके ही पता लगा लेते हैं कि रोगी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, किसी का वात बढ़ा हुआ है। उस आधार पर वो अपना डायग्नोसिस बना के वो रोगी को दवाई देते हैं या उसका इलाज करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि मॉडर्न साइंटिफिक डायग्नोस्टिक मेथड्स अवेलेबल हैं, हम इनका एडवांटेज लेते हैं। हम बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी कर लेते हैं कि पेशेंट को अमीबाइसिस है या बैसिलरी डिसेंट्री है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो डायग्नोसिस दोनों तरह के ठीक है। हमारे लिहाज से आयुर्वेदिक मेथड भी ठीक है और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों डायग्नोज करने के लिए परफेक्ट हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी ये अल्सर्स होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, या फिर जो बड़ी आंत में जो अल्सर्स बनते हैं जैसे कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें जैसे आप भी शायद मेरे से सहमत होंगे कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो आयुर्वेद में खास करके लाइफस्टाइल बताई गई है, जिसके अंदर आहार है, विहार है, व्यायाम है और उसके साथ में जो योगा है और साथ में जो हमारा आचार रसायन है, इन सब चीज़ों का यदि हम प्रॉपरली फॉलोअप नहीं करते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि जो अल्सर्स हैं आयुर्वेद में, जितने पित्त दोष से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसे हम पित्ता डिसऑर्डर कहते हैं, कि जब पित्त शरीर में बढ़ जाता है या अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो अल्सर्स के होने की संभावना रहती है। और यह भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्सर्स आमतौर पर पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को ही होते हैं। बिल्कुल, और उस तरह का आहार लेंगे तो वो और एग्रेवेट होंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में या मॉडर्न रिसर्च में अभी तक इस तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को अल्सर क्यों होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। जैसे हम रिसर्च में ये देखते हैं कि किस रिलीजन के लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है, किस कास्ट के लोगों को ज़्यादा होती है, किस देश के लोगों को ज़्यादा होती है। इसी तरह मॉडर्न रिसर्चर्स को ये देखना चाहिए कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्तियों को यह रोग ज़्यादा होता है। क्योंकि आयुर्वेद में तो सीधा बताया गया है कि अल्सर्स जो होते हैं यह एक पित्त रोग है, और यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसमें पित्त एग्रेवेट हो जाता है, जो कि एक अल्सर पैदा कर सकता है। ये तो एक बड़ा जरूरी टॉपिक है जिस पे रिसर्चर्स को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ताकि हम जिस प्रकार का आहार उनको लेना चाहिए वो फिर हम उनको बता सकते हैं। हाँ, इंसान को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आहार लेना चाहिए। यदि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और वो ज़्यादा पित्तवर्धक आहार विहार जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करे या मसाले मिर्च इनका इस्तेमाल ज़्यादा करे, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, मतलब इस तरह का आहार जिससे हमारी बॉडी में अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस व्यक्ति का पित्त तो बढ़ेगा और वो एग्रेवेट होगा। एग्रेवेशन होने के बाद उनसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या अल्सर्स हो सकते हैं। डॉक्टर शाह, डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा और अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर शाह और डॉक्टर वर्मा ने हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में दी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, या हमारे कार्यक्रम के बारे में आप कोई राय भेजना चाहते हो या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है